my cute little learners, welcome back to my YouTube channel. Today we'll study the chapter 1 of class 10th history, which is the rise of nationalism in Europe. In this video we'll cover the part 1 of this chapter. So let's start. So let's have a look into the chapter. So when we begin with the chapter, we have a picture made by Frederick Soriot, who was a French artist who presented a 4 series of a visual print memorizing a democratic and social republic vision of an independent France. अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो इसका मतलब है कि 1848 में फेडरिक सोरियो नाम के एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने एक सीरीज़ प्रेजेंट की थी जिसमें फोर पिक्चर्स थी, जिसका सबसे पहला प्रिंट आपको इधर दिया हुआ है. ये जो पिक्चर है ये रिप्रेजेंट क्या करती है? ये रिप्रेजेंट करती है एक डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक यूरोप का आइडिया. उन्होंने इस पिक्चर में कुछ बहुत ही स्पेसिफिक आइडियाज़ को डिस्क्लोज करने का ट्राई करा जो वो इमेजिन करते थे अपने माइंड में. Let's see what were those ideas. सबसे पहले तो this picture shows long people of Europe and America marching into a long chain. That means कि ये जो पिक्चर है जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये सिर्फ डिफरेंट पीपल को रिप्रेजेंट नहीं करती बट डिफरेंट नेशंस को भी रिजेंबल करती है. हमें कैसे पता चला कि ये डिफरेंट लोगों को और डिफरेंट नेशंस को रिप्रेजेंट करती है? हमें पता चला इनके अटायर से. इन्होंने जो फ्लैग होल्ड कर रखे हैं उनसे हमें पता चला कि ये डिफरेंट नेशंस को रिप्रेजेंट करती है. द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि पीपल आर marching from all over the Europe and America, belonging from different ages and social classes, offering homage to the Statue of Liberty. जो डिफरेंट नेशंस के जो लोग हैं वो एक लॉन्ग चेन में मार्च करके आ रहे हैं और होमेज दे रहे हैं, रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं किसको? स्टैचू ऑफ लिबर्टी को. ये जो फ्रेंच आर्टिस्ट थे फेडरिक सोरियो, इन्होंने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बोला और उसको ऐसा पर्सोनिफाई करा कि इट इज़ अ फीमेल फिगर. ठीक है. देन फर्दरमोर ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी और क्या क्या शो करता है हमें? अगर आप इधर ध्यान से देखोगे तो जो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इन्होंने इस हैंड में होल्ड कर रखा है टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, विच मीन्स कि एवरीबडी हैज़ ए नॉलेज. ठीक है. वेयरएज इन्होंने दूसरे हैंड में होल्ड करा है चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मेंस, विच मीन्स कि एवरीबडी हैज़ एन इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म देयर एक्ट्स, टू चूज़ देयर ओन पाथ्स एंड वॉट नॉट. फिर हम अगर आगे देखते हैं तो शैटर्ड रिमेन्स यानी टुकड़े पड़े हुए हैं, कुछ सिंबल्स जो रिप्रेजेंट करते हैं किसको? एब्सोल्यूटिस्ट को. व्हाट हु आर एब्सोल्यूटिस्ट? एब्सोल्यूटिस्ट आर द पीपल बिलोंगिंग टू द नोबल क्लासेस. राजा महाराजा जो होते हैं उनके कुछ चीज़ें जो जैसे कि क्राउन और वेरियस अदर थिंग्स लाइक स्क्रोल्स वगैरह वो सारे ग्राउंड पे रखे हुए हैं, जो रिप्रेजेंट करता है कि जो लोग हैं डिफरेंट नेशंस के वो मार्च कर रहे हैं लॉन्ग चेन में लिबर्टी यानी फ्रीडम लेने के लिए. इसको रिप्लेस करके मोनार्की सिस्टम को रिप्लेस करना चाहते हैं, इसलिए वो लॉन्ग चेन में मार्च कर रहे हैं यूनाइट होके अपनी फ्रीडम के लिए और डिमांड कर रहे हैं लिबर्टी. Furthermore, the people of the world are grouped as distinct nations identified by their own flags and national costumes. Okay. Furthermore, अगर हम देखेंगे तो इधर लीड कौन कर रहा है? USA और स्विट्ज़रलैंड, क्योंकि बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन या आई वुड से लाइक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन US और जो स्विट्ज़रलैंड थे वो ऑलरेडी एक नेशन स्टेट बन चुके थे, वेरास उसे फॉलो कौन कर रहा है? फ्रांस, जर्मनी एंड एटसेट्रा. द पीपल ऑफ जर्मनी आर होल्डिंग अ ब्लैक, रेड एंड गोल्डन कलर फ्लैग. जो फ्रेंच आर्टिस्ट थे फेडरिक सोरियो, जब उन्होंने ये पिक्चर बनाई ड्यूरिंग दैट टाइम जर्मनी जैसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था. ठीक है. तो सिंस द पीपल ऑफ जर्मनी और आई वुड से कि डिफरेंट जो नेशंस थे लाइक ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लम्बार्डिया, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, रशिया, हंगरी, ये सारे जो नेशंस थे जो जर्मन स्पीकिंग नेशंस थे, ये यूनाइट होना चाहते थे और फॉर्म करना चाहते थे एक सिंगल नेशन स्टेट. एक और चीज़, ये जो पिक्चर है ये फेडरिक सोरियो ने बोला था कि ये एक यूटोपियन विजन है. व्हाट डज यूटोपियन मीन्स? कि जो रियलिटी में अभी एग्जिस्ट नहीं करता सोसाइटी में, बट ही वांट्स कि अगर ऐसा सोसाइटी होगी तो इट वुड बी वेरी अमेजिंग. फर्दर मोर अगर हम देखें तो अबव जो क्राइस्ट थे, सेंट्स थे और एंजल्स थे, वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं डिफरेंट पीपल को जो बिलोंग करते हैं डिफरेंट नेशन से, जब वो पास बाय हो रहे हैं थ्रू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एंड ऑफरिंग इट अ होमेज. तो वो जो सेंट्स हैं, क्राइस्ट्स हैं और जो एंजल्स हैं वो उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं. वो उनको देख के बहुत सेटिस्फाइड हो रहे हैं कि फाइनली समबडी इज़ फाइटिंग फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम. दैट इज़ दे आर सपोर्टिंग देम. देन अगर हम आगे देखें
देन अगर हम आगे देखें तो इसमें कुछ टर्म्स की बात की गई है, जैसे नेशनलिज्म, स्टेट, नेशन एट्सेट्रा। सो व्हाट डज दिस टर्म मीन्स? सो बेसिकली, तो जब भी हम नेशनलिज्म की बात करते हैं, सो व्हाट डज नेशनलिज्म एग्जैक्टली मीन? सो नेशनलिज्म इज अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस टुवर्ड्स योर ओन country or nation. Let's say, for example, the people of India have a feeling of patriotism towards our own country, right? So that is nationalism. Then what is a nation? So a nation is basically referring to a people of that particular country, whereas nation state is related to the region of that country, right? सो अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो नेशन जो है वो एक, तो जब भी हम बात करते हैं नेशन की, तो नेशन रेफ़र करता है किसी भी कंट्री के पीपल को, राइट? कि वहाँ के जो लोग हैं उनको रेफ़र करता है नेशन। वेयरएज नेशनलिज्म जो है वो एक फीलिंग है टुवर्ड्स आवर ओन नेशन, एंड जो नेशन स्टेट है वो रिलेटेड है एक रीजन के लिए, टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। अगर मैं इसे एक एग्जांपल के फॉर्म में समझाऊँ तो द पीपल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट टू अ नेशन, ठीक है? और वेयर एज उनको एक फीलिंग ने ड्राइव करा, दैट इज़ लेट्स से पेट्रियाटिज्म, जो कि हो गया हमारा नेशनलिज्म। और फिर उनके अंदर एक ड्राइव जनरेट हुई, एक मोटिवेशन डेवलप हुई कि नहीं, हमें हमारी खुद की एक सोवरेन कंट्री बनानी चाहिए, ठीक है? सो दैट कॉन्स्टिट्यूटेड टूवर्ड्स एन नेशन स्टेट, ठीक है? सो जब हम बात करते हैं नेशन की है, तो नेशन रिलेटेड होता है पीपल से, नेशनलिज्म रिलेटेड होता है फीलिंग से, और नेशन स्टेट रिलेटेड होता है एक रीजन से, सोवनिटी से और पीपल से, ठीक है? सो इधर से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट डज दिस पिक्चर ऑफ फेडरिक सोरियो रिप्रेजेंट? ये बेसिकली 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। तो आपको लिखना है उसमें दीज शाटर्ड रिमेन्स रिप्रेजेंट द मोनार्की सिस्टम एंड दिस पेंटिंग वॉज मेड बाय फेडरिक सोरियो वॉज अ फ्रेंच आर्टिस्ट। व्हाट डज दिस स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट्स एंड हु वर द member nations participating in this long march of independence or liberty? These are the points that you need to mention while answering this particular question. सो फर्दर मोर जब हम आगे इस चैप्टर में बढ़ते हैं, देन वी टॉक अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। व्हाट डज दिस मीन्स? दिस बेसिकली मीन्स कि आइडिया ऑफ नेशनलिज्म जो था वो सबसे पहले कब डेवलप हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे 1789 में, ठीक है? देन आगे अगर हम देखें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ क्यों था? एक एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की सिस्टम को रिप्लेस करने का। सो विच इज़ एन एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की और व्हाट इज़ एन एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की सिस्टम? एन एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की सिस्टम इज़ बेसिकली जिधर सिर्फ राजा का रूल होता है, और इन अदर वर्ड्स आई कैन से अ तानाशाही रूल, ठीक है? जहाँ पे सिटीजन्स का कोई रोल नहीं होता, सिटीजन्स प्ले अ वेरी पैसिव रोल, ठीक है? एंड दे आर नॉट इवन वैल्यूड, देयर पॉइंट्स एंड ओपिनियंस डज नॉट मैटर फॉर द किंग। सो ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वहाँ की जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थी और द पीपल हु वांटेड टू ब्रिंग अ चेंज, उन्होंने कुछ स्टेप्स और मेजर्स लिए थे नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप करने के लिए वहाँ के लोगों में। सो व्हाट वर दोज मेजर्स? लेट्स हैव अ लुक एट दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रेवोल्यूशनरीज कौन होते हैं? रेवोल्यूशनरीज वो लोग होते हैं हु एम एट ब्रिंगिंग अ चेंज इन टू द सोसाइटी, राइट? सो उन्होंने कुछ मेजर्स लिए, ठीक है, कुछ स्टेप्स लिए फ्रांस में नेशनलिज्म की फीलिंग को राइज देने में, ठीक है? सो व्हाट वर दोज मेजर्स? सो द फर्स्ट मेजर वॉज कि फ्रांस में कुछ स्लोगन्स रेज हुए थे, लाइक ला पेट्रे और ले सिट्यूजन। सो ला पेट्रे का बेसिक मतलब क्या होता है? सो ला पेट्रे बेसिकली मीन्स कि दिस इज़ अ फादरलैंड। सो फ्रांस में ये कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ, उन्होंने लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाई कि ये उनका फादरलैंड है और वो वहाँ के सिटीजन्स हैं, ठीक है? जिन्होंने हेल्प कर, जिस कॉन्सेप्ट ने, इन स्लोगन्स ने वहाँ के लोगों को हेल्प करा यूनाइट होने में, और उनको बताया कि दे ऑल हैव इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता कि देयर इज़ एन एब्सोल्यूटिस्ट किंग, स एवरीबडी हैज़ एन इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी। तो फर्दर मोर उन्होंने और क्या क्या स्टेप्स लिए? पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया, ठीक है? देन उसके बाद वहाँ के जो लोग थे, जो रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने फ्रांस का जो पुराना फ्लैग था उसको रिप्लेस करके एक न्यू फ्लैग बना दिया था, एक न्यू ट्राई कलर फ्लैग, ठीक है? उसके अलावा उन्होंने क्या मेजर्स लिए? उन्होंने वहाँ पे एक स्टेट जनरल क्रिएट करी। सो व्हाट इज़ बेसिकली एन स्टेट जनरल? स्टेट जनरल इज़ लाइक अ पार्लियामेंट, जैसे वो पहले स्टेट जनरल बोलते थे और फिर अब जो मॉडर्न नेम था उसका कर दिया था उन्होंने नेशनल असेंबली। सो इधर क्या होता था कि जो लोग होते थे फ्रांस के, वो एक एक्टिव सिटीजन का रोल प्ले करते थे, वो अपना राजा खुद चूज़ करते थे या वो अपनी गवर्नमेंट खुद इलेक्ट करते थे, राइट? देन फर्दर मोर
उन्होंने कुछ और स्टेप्स भी लिए, जैसे कि उन्होंने हाइम्स कंपोज की, ठीक है, ओथ्स लिए, मार्टियर्स को रिमेंबर करने के लिए कुछ कुछ सॉन्ग्स बनाए। सो व्हाट आर हाइम्स? बेसिकली उन्होंने गीत बनाए, ठीक है, सॉन्ग्स बनाए जो उनको उनकी फ्रांस से यूनाइट होने का, उससे कनेक्ट करने के लिए मोटिवेट करता था, ठीक है। देन फर्दर मोर उन्होंने और चेंजेस लाए, जैसे कि उन्होंने एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया, ठीक है, जो हेल्प करता था पूरी कंट्री में यूनिफॉर्म लॉज लाने के लिए। ऐसे अब इसकी वजह से क्या हुआ कि ऐसा नहीं होता था कि किसी के पास कुछ ज़्यादा राइट्स हैं और किसी के पास कुछ कम राइट्स हैं, एवरीबडी वॉज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉस, राइट। देन उसके अलावा उन्होंने क्या मेजर्स लिए? उन्होंने इंटरनल कस्टम्स और ड्यूटीज़ जो थे वो बैन कर दिए थे, अबॉलिश कर दिए थे। सो व्हाट डज दिस मीन्स कि जैसे जब फ्रांस के जो पहले पहले बिफोर बिफोर दिस रेवोल्यूशन और रेवोल्यूशनरी मेजर्स, ऐसा होता था कि जो फ्रांस के लोग होते थे, लेट्स से एक प्लेस ये है, एक प्लेस ये है, तो उन्हें यहाँ से यहाँ जाने के लिए दो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ टैक्स पे करने पड़ते थे, जो डिफरेंट रेट्स पे होते थे, राइट। तो उन्होंने इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ बैन कर दिए थे, जिसकी वजह से उन्हें बार बार टैक्स देना नहीं पड़ता था और ट्रेड कॉमर्स ईजी हो गया था वहाँ के सिटीजन्स के लिए, राइट। देन उसके अलावा और क्या मेजर्स लिए उन्होंने एक यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर सिस्टम दे दिया, ठीक है। इसका यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर सिस्टम मतलब क्या कि लेट्स से जब फ्रांस में पहले जब रेवोल्यूशन नहीं हुआ था तो वहाँ पे ऐसा होता था कि फॉर एग्जांपल लेट्स से 1 kg में 600 ग्राम्स मिलते थे किसी एक पर्टिकुलर रीजन में, और वेराज वही सेम अमाउंट 1 kg में कहीं पे 800 ग्राम्स मिलते थे, जिसमें बहुत अनइवननेस होती थी और जो लोग थे वहाँ के वो सेटिस्फाइड नहीं थे। तो इन्होंने एक यूनिफाइड वेट एंड मेजर का सिस्टम अडॉप्ट कर लिया था, राइट। देन इसके अलावा इन्होंने और क्या क्या चेंजेस लाए, लेट्स सी। इन्होंने रीजनल डायलेक्ट्स जो थे उसे डिस्करेज कर दिया था और आई वुड से कि बैन कर दिया था, विच मीन्स कि फ्रांस के जो लोग हैं वो सिर्फ पेरिस वाली ही फ्रेंच बोल सकते हैं इन ऑल ओवर द फ्रांस, उसके अलावा वो कोई और फ्रेंच नहीं बोल सकते, ठीक है। रीजनल डायलेक्ट की हम जब बात करें, काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि व्हाट डज रीजनल डायलेक्ट मीन्स। सो बेसिकली रीजनल डायलेक्ट होता है कि जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में हर जगह पे हिंदी बोली जाती है, बट हर जगह पे जो हिंदी होती है वो डिफरेंट होती है। दिल्ली में डिफरेंट हिंदी होती है, ठीक है, पंजाब में डिफरेंट होगी, यूपी में डिफरेंट हिंदी होती है और हरियाणा में डिफरेंट हिंदी होगी। तो दीज आर रीजनल डायलेक्ट्स, ओके। सो आई थिंक इट वुड बी लिटिल क्लियर। So these were the measures taken by the French revolutionaries, right, to spread the feeling of nationalism in Europe, or I would say in France. सो जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने सोचा कि यार हम सिर्फ फ्रांस में ही ये आइडिया क्यों रखें, लेट्स स्प्रेड इनटू द अदर नेशंस एज वेल ऑफ यूरोप, ठीक है, सो दैट एवरीबडी ऑल ओवर द इन यूरोप टेस्ट द फीलिंग ऑफ लिबर्टी और फ्रीडम, राइट। सो ये जो न्यूज़ थी इवेंचुअली ये बहुत जल्दी स्प्रेड होने लग गई थी ऑल ओवर द यूरोप, ठीक है, इन डिफरेंट नेशंस लाइक जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड एट्सेट्रा। सो रेवोल्यूशनरीज ने जब ये डिसाइड करा कि इन्हें ये आइडिया पूरे यूरोप में स्प्रेड करना है तो इन्होंने सेटअप करे जैकोबियन क्लब्स। सो व्हाट वर दीज जैकोबियन क्लब्स? सो जैकोबियन क्लब्स बेसिकली एक सीक्रेट क्लब्स होते थे जो कि कैंपेन्स और एक्टिविटीज़ प्रमोट करते थे, और जो फ्रेंच आर्मीज़ होती थी वो मार्च करती थी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, सो दैट कि ये आइडिया जो है फ्रांस के नेशनलिज्म का और जब कॉन्सेप्ट्स और द मेजर्स टेकन इन फ्रांस टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, ये ऑल ओवर द यूरोप स्प्रेड हो जाए, राइट। सो अगर आप इधर देखो, सो दिस इज़ बेसिकली द मैप ऑफ यूरोप इन 1815। सो ये जो है ये फ्रांस है, ये स्विट्ज़रलैंड है, ये नीदरलैंड है। सो जो फ्रांस की जो आर्मीज़ होती थी वो मार्च करती थी स्विट्ज़रलैंड पे, ऑस्ट्रिया पे, ठीक है, स्पेन पे, सो टू इन ऑर्डर टू ब्रिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, राइट। सो फर्दर मोर अगर हम देखें तो इधर बात की गई है नेपोलियन की, ठीक है। सो हु वॉज नेपोलियन? सो नेपोलियन बोनापार्ट जो थे बेसिकली वो एक मिलिट्री और पॉलिटिकल ऑफिसर थे, ठीक है, ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में मार्च करते थे अपनी आर्मीज़ को लेके इन ऑर्डर टू स्प्रेड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। सो इवेंचुअली ही ऑल्सो बिकेम द एम्परर ऑफ फ्रांस बाय टेकिंग सेवरल मेजर्स मेंशन्ड अंडर द नेपोलियनिक कोड। सो इसे हम सिविल कोड ऑफ 1804 भी बोलते हैं। इस कोड में अंडर दिस कोड नेपोलियन ने कुछ पॉजिटिव मेजर्स लिए और कुछ नेगेटिव मेजर्स लिए। जैसे कि पॉजिटिव मेजर्स कौन कौन से लिए? उन्होंने जो प्रिविलेजेस थी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ उसे बैन कर दिया था, ठीक है, और राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू इक्वालिटी और इक्वालिटी बिफोर द लॉ सबके अंडर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने क्या करा था? ये जो कोड था सिविल ज़ीरो ऑफ 1804, इन्होंने इसके अंडर डिसाइड करा था कि ये ऑल ओवर द यूरोप, ठीक है, पूरे यूरोप में ये कॉन्सेप्ट स्प्रेड करेंगे नेशनलिज्म का, राइट। सो
फर्दरमोर इस कोड में और क्या क्या मेंशन है कि डच रिपब्लिक इन स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी, इन सारी जगहों पे नेपोलियन जो थे उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न बना दिया, क्लियर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, जिसकी वजह से जो वहाँ के जो सिटीजन्स थे वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होते थे और खुश होते थे, ठीक है, कि अब इन्होंने एक यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न कर दिया है जिसमें वो एक एज एन एक्टिव सिटीज़न का रोल प्ले करते हैं, ठीक है। देन उसके अलावा उन्होंने और क्या करा, उन्होंने फ्यूडल सिस्टम बैन कर दिया था, ठीक है, और पीजेंट्स जो थे उन्होंने उन्हें फ्री कर दिया था, यानी फार्मर्स को फ्री कर दिया था सर्फडम और मेमोरियल ड्यूज से, यानी बंधुआ मजदूरी से उनको आज़ादी दिलवा दी थी। उसके अलावा उन्होंने उनको गिल्ड रिस्ट्रिक्शन से भी आज़ादी दिलवा दी थी, रिमूव करवा दिया था। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी उन्होंने इम्प्रूव कर दिया था। सो इससे ये जो सारे के सारे मेजर्स जो इन्होंने लिए थे, इससे बहुत ज़्यादा हैप्पी और सेटिस्फाइड कौन थे, पीजेंट्स, यानी कि फार्मर्स, आर्टिशंस, वर्कर्स, न्यू बिजनेसमैन, बेसिकली द मिडिल क्लास और द इमर्जिंग मिडिल क्लास, राइट। तो अगर हम आगे देखें तो इन्होंने बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स के लिए जो करते थे उनके लिए भी इन्होंने एक स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर सिस्टम निकाल दिया था, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने एक चेंज और करा था, पॉजिटिव चेंज, कि इन्होंने कॉमन नेशनल करेंसी बना दी थी जिसको हम कहते थे यूरो, जिसने एक्सचेंज ऑफ गुड्स और कैपिटल्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर बहुत ईजी कर दिया था, राइट। बट जब नेपोलियन ने इतने सारे पॉजिटिव चेंजेस किए तो उसे क्रिटिसाइज़ क्यों करा गया, उसको क्रिटिसाइज़ इसलिए भी करा गया होगा कि उसने कुछ नेगेटिव चेंजेस भी करे होंगे, राइट। और पीपल ने, जो वहाँ के जो सिटीजन्स थे, उन्होंने कुछ तो कमी देखी होगी। सो लेट्स हैव अ लुक ओवर देयर। सो जो लोकल पॉपुलेशन थी वो मिक्स हो गई थी फ्रांस की जो इमिग्रेंट पॉपुलेशन थी उसके साथ, ठीक है। देन उसके अलावा क्या हुआ कि जो फ्रेंच आर्मी थी उन्हें देखा जाता था हर्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी की तरह, बट उन्होंने उसका ऑपोजिट एक्ट करा। कैसे, वो ज़बरदस्ती आर्मी में रिक्रूटमेंट करवाती थी फ्रांस के लोगों का, ठीक है, यानी ज़बरदस्ती उन्हें आर्मी में पार्टिसिपेट करने के लिए बोला जाता था, जिसकी वजह से लोगों उनको बहुत ज़्यादा इंफीरियर फील होने लग गया नेपोलियन के अगेंस्ट, ठीक है। और उन्हें फील होने लग गया कि उनकी जो फ्रीडम थी, जो उन्होंने इतना फ्रीडम स्ट्रगल, रेवोल्यूशन वगैरह, रेवोल्यूशनरी मेजर्स वगैरह लाके करा था, वो उनसे छिन गई है, ठीक है। सो बेसिकली फर्स्ट पार्ट में इतना ही था कि what was द पेंटिंग ऑफ फेड्रिक सोरियो रिप्रेजेंटिंग, ठीक है, एक क्वेश्चन इधर होता है। देन सेकंड क्वेश्चन जो होता है वो आपका इधर से बनता है कि व्हाट वर द मेजर्स टेकन बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज, ठीक है। सो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। ला पेट्रे लेट सेड्यूसिंग का आइडिया डेवलप हुआ था, फ्रांस में एक नेशनल फ्लैग बन गया था, स्टेट जनरल को रिप्लेस कर दिया था नेशनल असेंबली से, ठीक है। उसके अलावा हाइम्स कंपोज की गई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बन गया था, यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर ला दिया था, ठीक है। और रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज करके जो पेरिस में फ्रेंच बोली जाती थी उसे ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया था, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज बैन कर दी थी। आपको ये सारे पॉइंट्स बेसिकली इस क्वेश्चन में मेंशन करना है जब भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट वर द मेजर्स टेकन बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं इस पार्ट में से कि व्हाट वाज द सिविल कोड ऑफ 1804, ठीक है, एंड हु इम्प्लीमेंटेड दिस कोड एंड व्हाट वर द फीचर्स ऑफ दिस कोड। तो इसमें आपको बेसिकली ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है कि एबोलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, ठीक है, मेमोरियल ड्यूज और सेफडम अबॉलिश कर दिया गया था, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ईजी हो गया था, ठीक है। बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्ड्स वर बैंड, इक्वालिटी बिफोर द लॉ and right to property were established, okay. So I hope my video helped you cute little learners. So don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. Stay tuned for part 2. Bye bye.